नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए जी के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों को का छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। साथियों, इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है? विकल्प दिए पारादीप, नावा शेवा, तूतीकोरिन और एन्नौर। साथियों, बताते चलें कि भारत में 13 बड़े और प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे हैं और 6 पश्चिमी तट पे हैं और 1 बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में है। तो यहाँ साथियों पूछा जा रहा है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। तो पूर्वी तट के बंदरगाह देखिए, पारादीप पूर्वी तट पे है, तूतीकोरिन पूर्वी तट पर है और एन्नौर ये भी जो है पूर्वी तट पर है। इस प्रकार से नावा शेवा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में विस्तृत है? विकल्प दिए हैं ब्राजील, उरुग्वे, कोलंबिया और अर्जेंटीना। साथियों, ये चारों देश जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों देश हैं ये। और पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वो साथियों अर्जेंटीना में विस्तृत है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्ध शुष्क ठंडा मरुस्थल है और यहाँ पर भेड़ पालन की अच्छी आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ भेड़ पालन अच्छा होता है, यहाँ पर मेरिनो भेड़ पाली जाती है। अगला प्रश्न है, कराकस किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए हैं इक्वाडोर, ब्राजील, वेनेजुएला और कोलंबिया। तो साथियों, यहाँ पर जो राजधानी पूछी जा रही है कराकस किस देश की राजधानी है, तो यहाँ में विकल्पों में दिए गए चारों देशों की राजधानी मैं बताऊंगा आपको। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, क्विटो है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ठीक है, तो साथियों विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विकल्प दिए हैं चीन, सऊदी अरब, भारत और मंगोलिया। तो साथियों, एशिया में सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के आधार पर वो चीन है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और अगर वर्ल्ड में देखें तो एशिया चीन जो है रूस और कनाडा के बाद तीसरे स्थान का देश है क्षेत्रफल में। विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में रूस और नंबर 2 पर कनाडा है और नंबर 3 पर चीन आता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प दिए शंघाई, कुआलालंपुर, बैंकॉक और मनीला। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बैंकॉक की अगर बात करें तो ये थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है। कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया। और शंघाई चीन का प्रमुख शहर है, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है और शंघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विकल्प दिए 6, 8, 10 और 12। तो साथियों, बताते चलें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हुआ है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? साथियों, संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी। उन्हीं में से एक प्रारूप समिति थी जिसे संविधान निर्मात्री सभा भी कहा गया है। और इस संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और इसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं, अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। और यह जो है 7 सदस्यीय समिति थी,
7 सदस्यीय समिति थी ये, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? विकल्प दिए हैं 22 जनवरी 1947, 18 जुलाई 1947, 18 अगस्त 1947 और 2 जून 1947। तो साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था वो किया गया था 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था और इसी अधिनियम में भारत की स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त निश्चित की गई थी और 15 अगस्त की तारीख निश्चित की गई थी 1947 की, उसे नियत तिथि कह के अंकित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न संविधान की 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ठीक, तो 11वीं अनुसूची की बात की जा रही है। साथियों बताते चले, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो साथियों 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं। तो यहाँ 11वीं अनुसूची की बात की जा रही है। तो साथियों 11वीं जो अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों के संबंध में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? विकल्प दिए हैं 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 18 अप्रैल 1930, 21 मार्च 1930। तो साथियों बताते चलें, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी और ये दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में दांडी नामक स्थान पर नमक कानून भंग करके सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प दिए हैं सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले भारतीय कांग्रेसी नेता थे जवाहरलाल नेहरू। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? साथियों बताते चलें कि पूर्व में सिक्किम जो था वो एक शाही राज्य था और यहाँ चोग्याल नामक शासक शासन करता था। तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य बनाया गया था और बाद में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो विकल्प बी 36वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का सही आंसर है। और बताते चले सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प दिए हैं हुएनसांग, इत सिंह, इब्न बतूता और मेगस्थनीज। तो साथियों रेहला नामक पुस्तक की रचना करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इब्न बतूता अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मोरक्को का निवासी था जो भारत की यात्रा पर आया था। और जब ये भारत की यात्रा पर आया था उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत काल था और मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिले से था? साथियों सूफी सिलसिले जो है उल्लेख मिलता है उनका। तो निजामुद्दीन औलिया की बात की जा रही है। तो निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? तो साथियों ये चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। चिश्ती सिलसिला था एक, उससे संबंधित थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इनकी जो उपाधि थी वो महबूब इलाही थी। महबूब ए इलाही इनकी उपाधि थी और इनकी दरगाह दिल्ली के गयासपुर में बनी हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है?
विकल्प दिए हैं भाग 15, भाग 18, भाग 20 और भाग 22। तो साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 20वें भाग में है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विकल्प दिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष। तो साथियों, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? विकल्प दिए अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो साथियों, अंध महाद्वीप के नाम से जाने जाने वाला महाद्वीप अफ्रीका है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? विकल्प दिए हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे पूछा जा रहा है, एनएच पूछा जा रहा है। तो साथियों, पूर्व में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 हुआ करता था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, किंतु वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और ये जो है NH44 जो है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प दिए हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। तो साथियों, दक्षिण भारत का है या प्रायद्वीपीय भारत का है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या बृहत गंगा की उपमा भी दी जाती है। नर्मदा की बात करें अगर, तो नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है और ये पश्चिम वाहिनी नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी और कावेरी नदियाँ ये पूर्वी घाट पर बहने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, किस सैंधव पुरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? विकल्प दिया राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। साथियों, ये जो राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा है, ये भारत में स्थित सैंधव पुरा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वाले एरिया में है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी के अंतर्गत किस वेद को सम्मिलित नहीं किया गया है? साथियों, बताते चले कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद त्रयी में किस वेद को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें 3 वेद ये शामिल हैं वेद त्रयी में, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प दिए हुगली, दामोदर, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो साथियों, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और कोलकाता जो है हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर ही कोलकाता बंदरगाह भी है और यह कोलकाता नदी बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? विकल्प दिए नुशंतारा, मनीला, वेलिंगटन और कैनबरा। तो साथियों, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी जो है वो वेलिंगटन है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और मनीला फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। नुशंतारा इंडोनेशिया की नवीन राजधानी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों, वैसे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ने 1206 में की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कभी अपनी राजधानी नहीं बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी रखा था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना और ये
दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था और इसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था, इसीलिए इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? तो विकल्प दिए हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो साथियों, वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 3 बार आया था, 3 बार आया था और तीसरी बार जब ये आया है तो पहली बार तो ये आ गया था 1498 में पहली बार आया था और लास्ट में जब तीसरी बार आया है तो इसकी मृत्यु भी यहीं हो गई थी और इसे कोचीन में दफना भी दिया गया था। बाद में इसकी अस्थियों को लिस्बन ले जाया गया, वहाँ लिस्बन में ले जाकर दफनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? साथियों, वैसे तो मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का एक शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसी के कारण किसी भी देश के सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। भारत में अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तमिलनाडु का एक शहर कोयम्बटूर जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाया जाता है और यह सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव की जन्मस्थली माना जाता है? विकल्प दिए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका। तो साथियों, मानव की जन्मस्थली माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ये बताया जाता है कि लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई थी और मानव का जो विकास हुआ था उसके बाद मानव जो है अफ्रीका से ही यूरोप और एशिया की ओर चला गया था। तो अतः अफ्रीका को ही मानव की जन्मस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? विकल्प दिए सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और मैडम भीकाजी कामा। तो साथियों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी एनी बेसेंट ने किया था और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से एनी बेसेंट ने भारतीय जनता को जागरूक करने का प्रयास किया था। अंतिम प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिका ने किस देश पर परमाणु बम गिराए थे? विकल्प दिए हैं जापान, जर्मनी, इटली और रूस। तो साथियों, बताते चले कि अमेरिका ने 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए थे और जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा को ध्वस्त कर दिया था। नागासाकी और हिरोशिमा को ध्वस्त कर दिया था। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को बम ब्लास्ट हुआ था, परमाणु बम गिराए गए थे और इसीलिए तभी से लेकर आज तक 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। साथियों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।